हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर, वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम कुछ केमिकल्स के रिएक्शन कराएंगे, यानी कुछ अलग अलग केमिकल्स को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, और उनका जो इक्वेशन यानी किस तरीके से वो रिएक्शन करता है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में हम पहले थोड़ा सा कुछ अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उस चीज़ के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए टॉपिक में क्या कह रहा है, कंसीडर फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। तो कह रहा है ये हमारे डेली लाइफ के कुछ सिचुएशंस है। ठीक है ना, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ सिचुएशन है, तो इनके बारे में देखना है, मतलब इनको और सोचना है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो देखिए लिखा हुआ है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, कि अगर गर्मियों में हम दूध को छोड़ दें, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो क्या होता है। तो हमें पता है दूध फट जाता है। फिर क्या कह रहा है, एन आयरन तावा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है कोई भी अगर लोहे की चीज़ है, ठीक है, जैसे तावा हो गया, पैन हो गया, या कोई भी नेल हो गया, मतलब कोई कील हो गया या कोई तसला जैसा कुछ हो गया, तो क्या होता है। फिर कह रहा है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फिर उसके बाद ग्रेप्स को हम फर्मेंटेड करते हैं। तो फर्मेंटेशन को अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ के साथ, डेली लाइफ के सिचुएशन के साथ सोचेंगे तो ऐसा कह सकते हैं आप सड़ाना। ठीक है, कि अगर अंगूर सड़ता है तो उसमें क्या होता है। फिर फूड इसको जब खाना बनता है ना, तो क्या होता है जब खाना पकता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो हम बोलते हैं कि खाना डाइजेस्ट होता है, आखिर में उसका क्या मतलब है। वी रेस्पायर, हम जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता होगा। ठीक है, तो इन सारे सिचुएशंस को सोचना है। तो देखिए चैप्टर का नाम तो है केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये जो भी एग्जाम्पल है ये इन सभी जगह पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा एग्जाम्पल देके आपके मन में क्यूरोसिटी जगाने के लिए पहले एग्जाम्पल दे दिया, फिर बताएगा कि आखिर में केमिकल रिएक्शन क्या है। तो क्लियर हुआ सिचुएशन। ये जो भी हमने ऊपर देखा ये सारी चीज़ें किस लिए होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। तो आइए आगे देखते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज। तो कह रहा है जो भी हमने यहाँ ऊपर सिचुएशन देखा, इन सभी सिचुएशन में क्या होता है, इनिशियली कुछ और होता है, फाइनली उसमें कुछ चेंजेस हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें दूध का फटना, यानी दूध फटने के बाद दही बन जाता है। फिर इस तरीके से लोहे में जंग लगने के बाद वो क्या होता है, अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, ह्यूमिड मतलब पानी वाला, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें नमी हो, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि बरसात के टाइम पे या फिर ठंडी के सीज़न में क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। तो जो जंग होता है वो लोहा तो होता है, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी होता है। ठीक है ना, वो आयरन का ऑक्साइड होता है, यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। फिर इस तरीके से जो ग्रेप सड़ जाता है, ठीक है, तो वो सड़ने के बाद वो अंगूर नहीं रह जाता, कुछ और ही बन जाता है। फिर जैसे खाना को हम पकाते हैं, यानी खाने से तो पकाने से पहले जैसे चावल है ना, तो पहले कुछ और होता है, बाद में उसका जो पकने के बाद कुछ और ही वो बन जाता है ना। फिर कोई भी सब्जी भी उठा के देख सकते हैं। अगर इसको सिंपल समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई चना आपने पका दिया, तो उस पकाने के बाद उस चने में से नया पौधा नहीं उग सकता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से वो पकने के बाद अब उसमें से नया पौधा नहीं उग सकता। ठीक है, ऐसे हर चीज़ को आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ सकते हैं कि कोई भी चीज़ को पकाने के बाद फिर उसमें से नया पौधा नहीं उग सकता। ठीक है, तो ये हो गया फूड इज कुक्ड, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई केमिकल चेंजेस ज़रूर हुआ होगा। फिर इस तरीके से जो हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट होता है, यानी हम जो मुँह से खाते हैं वो उसमें कई सारी चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में होता है। फिर हमारे शरीर के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर वो सारी चीज़ों को तोड़ तोड़ के अलग अलग केमिकल फॉर्म में उसको अलग कर देता है। ठीक है, फिर जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा ब्लड में डिजॉल्व होता है, यानी ब्लड में जाके वो घुल जाता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लंग्स ले लेता है और उसको बाहर कर देता है। तो ये जो ऑक्सीजन ब्लड में जाके घुलना, फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर आना, तो ये भी कैसे संभव है,
ये भी पॉसिबल तभी है जब केमिकल रिएक्शंस होगा। क्लियर हुआ? यानी सभी सिचुएशन में पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और बन जाता है। वही इस लाइन में कह रहा है, ये जो पूरा लाइन है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो कह रहा है ये जो भी हमारा जो फिजिकल चेंजेस, फिजिकल मतलब क्या होता है, जिसको हम बिना किसी केमिकल रिएक्शन के ऑब्जर्व कर सके। अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई सॉलिड फॉर्म में है, मतलब ठोस फॉर्म में है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, द्रव, या फिर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है? फिजिकल चेंजेस। या फिर उसका कोई कलर, जैसे मान लिया रेड से पिंक हो गया, या फिर रेड से वाइट हो गया, या ब्लू से कुछ भी हो गया, तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंजेस है ना? पहले ठंडा था, बाद में गर्म हो गया, तो ये क्या है? इस ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैं बात करूँ, पानी को अगर गर्म कर दूं तो भाप बन जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा। तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में भी H2O है, क्या है? H2O, तो वो भाप बनने के बाद भी वो H2O ही है। उसका जो केमिकल नेचर है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वो चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज ही चेंज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, पानी और साथ में CO2 मिला दे तो इस तरीके से है ना, फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन, तो उसमें क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है। मतलब वो पूरा पूरा केमिकली चेंज हो जा रहा है। ले वो, तो कह रहा है ये जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इसके बारे में हमने अपने पीछे यानी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। व्हेनेवर ए केमिकल चेंजेस अकर, कि जब भी केमिकल चेंज होता है, यानी केमिकली कोई बदलाव होता है, ठीक है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि कहीं भी अगर कोई केमिकल चेंजेस होगा तो उसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्लियर हुआ? तो देखिए उसके बाद कह रहा है, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक्टिविटी करना पड़ेगा, मतलब कि जिसको हमें एज अ कह सकते हैं हम प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल के लिए देखिए यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए ये एक्टिविटी, तो सबसे पहला काम क्या करना है? दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, कि मतलब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब यहाँ पे कुछ हमें सावधानी रखना है। ठीक है ना? तो हमें इस काम को करने से पहले कुछ सावधानी रखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। ठीक है, असिस्टेंट मतलब जिसको हम लैब असिस्टेंट भी कह सकते हैं, या कोई ऐसा लोग जिसको पता है, नहीं तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकता है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। तो कह रहा है ये अगर अच्छा होगा कि कोई स्टूडेंट इस प्रैक्टिकल को करने से पहले आई प्रोटेक्शन पहन ले, मतलब आंखों के ऊपर चश्मा जैसा कुछ पहन ले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है? क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है। ठीक है, उसको फिर क्या कर लेना? साफ कर लेना है। अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा लेना है। बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, और रेगमाल आपने सुना होगा, रेड कलर का ऐसा होता है ना, और उसके ऊपर छोटे छोटे दाने दाने से होता है, घरों में भी यूज़ किया जाता है कई बार लोहा वगैरह साफ करने के लिए। तो कह रहा है उसी सैंड पेपर से इस 2 सेंटीमीटर लेकर मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लेना है। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। फिर ये देखिए कैंची जैसा कुछ होता है पकड़ने के लिए, तो कह रहा है इस टंग के जरिए होल्ड करना यानी पकड़ना है। फिर क्या कह रहा है? बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प। फिर ये रहा आपका स्प्रिट लैम्प, या इसी को यहाँ पे बोल दिया बर्नर। तो स्प्रिट लैम्प के जरिए हमें इसको क्या करना है? जलाना है, बर्न करना है। ठीक है, स्प्रिट लैम्प से या फिर बर्नर से हमें जलाना है। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन विच वॉच इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। फिर ये देखिए फिर क्या करना है? ये जो ऐश होगा, मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे, तो देखिए ये ऐश यानी कि राख, राख जो गिरेगा इस वॉच ग्लास, यानी ये कांच का छोटा सा कटोरी जैसा होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वॉच ग्लास। तो ये देखिए ये वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास में ये जो राख आएगा, इस राख को क्या कर लेना है? कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज।
और कह रहा है अगर इस प्रैक्टिकल को आप कर रहे हैं तो जितना संभव हो सके उतना आंखों से दूर रखें। ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, तो वो क्या देखा वो बात बाद में डील करेंगे हम। आप पहले यहाँ पे आप डायग्राम समझ लीजिए। देखिए ये है बर्नर, फिर ये रहा आपका वॉच ग्लास, ये कटोरी जैसा कुछ है। फिर ये देखिए ये जो मैग्नीशियम रिबन था, इसको जब जला रहे हैं तो ये जल जल के इसका राख नीचे गिर रहा है, और ये राख क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो वो जो मैग्नीशियम रिबन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, you must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। तो प्रैक्टिकल तो हमने किया ही नहीं है, तो हमने क्या देखा है, तो सिंपल से ये यही कहना चाह रहा है कि आपने देखा होगा कि उसमें से वाइट फ्लेम जैसा कुछ निकला, फिर उस वो क्या हो गया, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में आया वो क्या आया, वाइट पाउडर जैसा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। It is formed due to reaction between magnesium and oxygen present in the air। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि जो मैग्नीशियम और हवा में मौजूद ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे और एक्टिविटी देखिए आप। टेक नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, ये केमिकल है नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इस नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिलाना है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा। ठीक है, वो क्या देखा वो भी अभी डील करेंगे। ठीक है, फिर देखिए एक्टिविटी 1.3 में क्या कह रहा है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो देखिए ये कुछ ग्लास का दिख रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ग्लास का ये ऐसा, तो इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। तो कह रहा है जिंक के ग्रैनुल, जिंक एक मेटल है, इसके ग्रैनुल मतलब छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। ठीक है, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े लेने हैं इस कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में। फिर क्या कह रहा है, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर और लिखा हुआ ना सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए एक आता है डाइल्यूट और एक आता है कॉन्सनट्रेट। तो डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेट समझाने के लिए मैं सबसे अच्छा एक एग्जांपल लेना चाहूँगा शरबत का और जो चाशनी का। ठीक है, जिसमें जलेबी बना के डालते हैं ना चीनी के, उसमें जो बनाते हैं चीनी का लिक्विड। ठीक है, तो देखिए जो शरबत है, शरबत में भी चीनी और पानी है, और जो हमारे जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं उसमें भी क्या है, चीनी और पानी है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखिए है कि शरबत में चीनी, ठीक है, चीनी कम है और पानी ज़्यादा है, क्लियर हुआ। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर हम बात करें चाशनी का, तो वहाँ पे चीनी ज़्यादा है और पानी कम है। ठीक है, तो जो घुल रहा है, यानी कौन घुल रहा है, चीनी घुल रहा है पानी के अंदर, तो चीनी को बोलते हैं हम सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, क्लियर हुआ। और जिसके अंदर घोलते हैं उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, और चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, सॉल्वेंट यानी पानी ज़्यादा है, और चीनी कम है यानी सॉल्यूट कम है, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट मतलब मान लीजिएगा चीनी ज़्यादा हो गया, ठीक है, चीनी, शुगर ज़्यादा हो गया, पानी कम हो गया यानी चाशनी, तो उसको बोलेंगे कॉन्सनट्रेट। क्लियर हुआ, कॉन्सनट्रेट। ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप एक एग्जाम्पल ही याद रख लीजिए कि जो शरबत है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जो चाशनी है वो कॉन्सनट्रेट है। तो इतना अगर याद रखेंगे तो बाकी बचा सारी बातें आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। ठीक है, तो शरबत में सीधी बात है, पानी ज़्यादा होता है चीनी कम होता है, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा होता है सॉल्यूट कम होता है। चाशनी में क्या होता है, सॉल्यूट यानी चीनी ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है यानी पानी कम होता है। ठीक है, तो वो हो गया कॉन्सनट्रेट। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी आप मिला सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट को। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी
पानी के अंदर मिलाना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, HCl मिलाना है, यानी पानी ज़्यादा HCl कम, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट, ठीक है। इसी तरीके सल्फ्यूरिक एसिड कम और पानी ज़्यादा, तो इसको बोलेंगे डाइल्यूट। वहीं अगर कॉन्सनट्रेट बनाना होता तो क्या करते, जो एसिड ज़्यादा होता पानी कम होता, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं पानी होता ही नहीं, केवल एसिड होता, ठीक है। क्लियर हुआ। तो डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेट का मतलब एक जनरल एग्जांपल के जरिए भी बता दिया हूँ। तो हमें क्या लेना है, जिंक ग्रैन्यूल लेना है, यानी जिंक के कुछ टुकड़े लेने हैं, साथ में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगेन एक क्वेश्चन दे रखा है, हैंडल द एसिड विद केयर, यानी जो एसिड है उसको हमें सावधानी से हैंडल करना है, ठीक है ना, यानी उसके साथ अच्छे से, नहीं तो कहीं इधर उधर हो गया तो हाथ जला सकते हो, ठीक है ना, हाथ जला सकते हो, या कहीं इधर उधर गिर गया तो वो स्किन जल सकता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स, तो कह रहा है क्या आपने कुछ चेंजेस देखा, कुछ हुआ, हैपनिंग मतलब कुछ हुआ। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, तो क्या कह रहा है कि आपको इसको टच करना है और देखना है कि क्या कोई चेंजेस आया। तो हाँ, ये कॉनिकल फ्लास्क ना गरम गरम सा हो जाता है, ठीक है। और जैसे आप इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो इसमें से ये देखिए कुछ बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, बबल्स यानी बुलबुले आपको दिख रहा होगा, जो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो आप अगेन इस डायग्राम को एक बार समझ लीजिए। देखिए ये हो गया आपका कॉनिकल फ्लास्क, ये लिखा हुआ है, फिर इसके अंदर डाल दिया जिंक ग्रैनुल्स, फिर ये है आपका डाइल्यूट, यहाँ पे HCl ले सकते हैं या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, और ये रहा ग्लास ट्यूब, यानी इसके अंदर एक ट्यूब लगा दिया पाइप जैसा, और एक कॉर्क फिट कर दिया, मतलब ढक्कन फिट कर दिया ताकि इधर उधर से ना निकल सके, ठीक है, मुंह सील कर दिया, और सील करके बीच में एक ये पाइप लगा दिया, ठीक है। तो इसको डालते ये सरफेस आपका क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और यहाँ से कुछ बबल्स जैसा निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्टिविटी। अब देखिए एक्टिविटी कराने के बाद अब हमसे क्या बता रहा है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो क्या कह रहा है, ये जो भी हमने ऊपर किया है ना, तो इन सभी में ये जो एक्टिविटी करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अगर इनमें से कोई सा भी चीज़ हो रहा है, ठीक है ना, कोई सा भी चेंजेस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पक्का यहाँ ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई चेंज इन स्टेट हुआ, मतलब सॉलिड से लिक्विड गया, या फिर लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड, ऐसा कुछ भी अगर स्टेट चेंज हुआ, तब भी हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। फिर क्या कह रहा है, चेंज इन कलर, कि अगर कोई कलर चेंज हुआ तब भी हम कह सकते हैं, ठीक है, कि पक्का कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, यानी अगर उसमें से कोई गैस निकला तब भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ होगा। फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, या फिर वो जो सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी चीनी अलग अलग था तो वो है सॉल्यूट, और पानी अलग है, और अगर पानी अलग से है उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। लेकिन चीनी और पानी दोनों को मिला दिया, यानी हमने जो शरबत बनाया वो भी सॉल्यूशन, और जो चाशनी बनाया वो भी सॉल्यूशन, ठीक है। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर मिला दे तो कहलाता है सॉल्यूशन, ठीक। तो कोई भी चीज़ मिलाने के बाद अगर उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए हमारे पास क्या क्या पैरामीटर आ गया, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये चारों फैक्टर में से कोई से भी चेंज हो रहा है तो हम वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन पक्का हुआ होगा, ठीक है। एज वी हैव ऑब्जर्व चेंजेस अराउंड अस, कि जैसा हम देखते हैं हमारे आसपास भी चेंज होता रहता है, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, तो हम देखते हैं